आज हम लोग पदार्थ के अवस्था के परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। 1.4 क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तो आइए हम इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। 1.4.1 तापमान परिवर्तन का प्रभाव। क्रियाकलाप 1.12 एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल बर्फ को छू रहा हो, जैसा कि चित्र 1.6 में दर्शाया गया है। यहाँ दो फिगर बनाए गए हैं। ए में है बर्फ का जल में बदलने की प्रक्रिया और बी में है जल से जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया। तो चित्र ए में है बर्फ को जल में बदलने की प्रक्रिया और बी में है जल का जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया। तो धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखे रहें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाता है? गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता है। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करने पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सी यानी 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं।
इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 273 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 जोड़ 100 बराबर 273 केल्विन, यानी कि जब हम सेल्सियस तापक्रम में 273 जोड़ देते हैं तो वह केल्विन तापक्रम बन जाता है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 केल्विन अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। यहाँ चित्र के द्वारा यह ठोस के अवस्था के परिवर्तन को दर्शाया गया है। जब ठोस को हम ऊष्मा देते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और जब हम द्रव में ऊष्मा देते हैं तो वह धीरे धीरे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से जब हम गैस को शीतल करते हैं यानी ठंडा करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित होता है, और जब द्रव को ठंडा करते हैं तो वह ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो अब आगे पढ़ते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वाष्प ठोस में बदल जाते हैं। क्रियाकलाप 1.13 थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं, इस तरह से प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। यह अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन यहाँ दिखलाया जा रहा है। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 1.4.2 दाब परिवर्तन का प्रभाव। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भारी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। चित्र 1.8 दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। जब हम गैस पर अधिक दाब लगाते हैं तो उसके कण आपस में बहुत समीप आ जाते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, और जब इसे हम अत्यधिक ठंडा करते हैं तो वह वायु जो है सो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। दाब के बढ़ने और तापमान, अब आगे पढ़ते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ आइस ड्राई कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। चित्र 1.8 तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरारूपांतरण। यहाँ ठोस, द्रव और गैस के अवस्था परिवर्तन को दिखलाया गया है, जिसमें ठोस से द्रव और द्रव से गैस की प्रक्रिया को दिखलाया गया है।
और ऊर्ध्वपातन को भी दिखलाया गया है, जो ठोस से सीधा गैस और गैस से ठोस में परिवर्तित होता है। तो अब हम इन्हीं अध्ययन के अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। ए 300 केल्विन, बी 573 केल्विन। तो उत्तर ए, केल्विन में तापमान बराबर 300 और इसे हमें बदलना है सेल्सियस में। तो हम जानते हैं कि सेल्सियस में जब 373 जोड़ा जाता है तो हमें केल्विन तापक्रम प्राप्त होता है। तो जब हम केल्विन तापक्रम में से 273 घटा देंगे तो हमें सेल्सियस तापक्रम प्राप्त होगा। तो इसलिए टेम्परेचर ऑफ केल्विन बराबर हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273, अर्थात 300 केल्विन बराबर टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस में तापमान टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस बराबर हो जाएगा 300 घटाओ 273। तो जब हम घटाएंगे तो हमें 27 डिग्री सी सेल्सियस प्राप्त होगा। इसी तरह से बी है दिया हुआ, टेम्परेचर ऑफ केल्विन बराबर होता है टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस प्लस 273। तो यहाँ टेम्परेचर ऑफ केल्विन 573 दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस पता करना है, तो टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस में जब हम 273 जोड़ते हैं तो हमें केल्विन तापक्रम प्राप्त होता है। तो अब इसीलिए सेल्सियस में तापमान हमें हो जाएगा 573 घटाओ 273 बराबर 300 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ए 250 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका उत्तर हम लोग जानते हैं, हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है। अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था भाप में बदल जाएगा। उत्तर बी 100 डिग्री सेल्सियस द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों, क्योंकि 100 डिग्री सी पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। इसका उत्तर है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। उत्तर, दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित किया जाता है। विधि 1, सिलेंडर में वायुमंडल गैस भरकर इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। वायु पर दाब लगाया जा रहा है और इसे ठंडा किया जा रहा है, तो यह वायु जो है सो द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम लोग आज किए गए अध्ययन का नोट पढ़ते हैं। पहला, तापमान की माप केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 घटाना चाहिए और सेल्सियस केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देना चाहिए। दूसरा, एटमॉस्फेयर एटीएम गैस दाब के माप का मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। एक एटीएम अर्थात एक एटमॉस्फेयर दाब बराबर होता है 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। तीसरा, किसी ठोस पदार्थ का द्रवनांक या गलनांक मेल्टिंग पॉइंट वह होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। नंबर 4, किसी द्रव का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट वह ताप है जो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रव को वाष्प में परिवर्तित करता है। नंबर 5, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन
जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। कपूर या अमोनियम क्लोराइड का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन का विपरीत निक्षेपण होता है।